नमस्कार दोस्तों। पहला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? जी, अपने देश में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। आर्टिकल 124, आर्टिकल 142, आर्टिकल 241, नन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 124। जी, आर्टिकल 124 क्लोज 1 में, आर्टिकल 124 क्लोज 1 में यह वर्णन किया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, अर्थात भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें कुल 8 न्यायाधीश होंगे। 8 में एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा तथा 7 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। कब तक? जब तक कि संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जाता। अर्थात भारतीय संविधान में जब मूलतः ये अनुच्छेद 124(1) बनाया गया था तो मूल संविधान में वर्णन कुल 8 पदों का किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के टोटल 8 पद सैंक्शन थे। लेकिन वर्तमान में केसों की बहुलता, बहुत सारे पेंडिंग केसों को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद 124(1) में संशोधन कर दिया गया है तथा वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश कर दिए गए हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी स्वीकृत हो गई है? सर्वोच्च न्यायालय में 34, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये संशोधन 2019 में किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग थे और उनके लिए और अत्यधिक संख्या में न्यायाधीशों की जरूरत थी। इसलिए उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, कौन थे उस समय चीफ जस्टिस? रंजन गोगोई जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या और अधिक बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि मामले बहुत अधिक हैं कोर्ट में। इसलिए उनके पत्र लिखने पर पीएम मोदी ने ये अपने संविधान में, पार्लियामेंट में फिर एक प्रस्ताव लाया और उसके द्वारा इस संविधान में संशोधन करके 2019 में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 34। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इट मीन्स हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता एंड मुंबई। इनमें से वास्तव में ये तीनों हाई कोर्ट 1861 में इस्टेब्लिश करने के लिए एक्ट में अधिनियमित कर दिए गए थे। ये तीनों अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत तीनों इस्टेब्लिश हुए और तीनों 1862 में स्थापित हुए। एक मद्रास 15 अगस्त 1862, ये कोलकाता 1 जुलाई 1862 और मुंबई 14 अगस्त 1862। ये तीनों 1862 में स्टेब्लिश तो हुए, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पुराना इनमें से कौन है? तो इनके स्थापना वर्ष के अनुसार ये 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता स्थापित हो चुका था। इसलिए सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है जो कि 1 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ। और ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से स्टेट आते हैं? इनमें से एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का
हाई कोर्ट कलकत्ता है, और इसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का भी हाई कोर्ट कलकत्ता ही है। अब इसकी मुंबई के जुरिस्डिक्शन की बात कर लेते हैं। मुंबई जो है तो ओवर द स्टेट ऑफ गोवा महाराष्ट्र, ओवर द स्टेट ऑफ गोवा महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, 1 2 3 4 5 इन सभी का हाई कोर्ट मुंबई है। तो अगर क्वेश्चन बने इसमें से कि गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंबई है। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन में सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 1 जुलाई 1862 को इस्टेब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, भारत में 1950 से पहले उच्चतम न्यायालय को किस नाम से जाना जाता था? जी, सुप्रीम कोर्ट को 1950 से पहले किस नाम से जाना जाता था? यद्यपि सबसे बड़ा कोर्ट ही सुप्रीम ही था, लेकिन उसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। जी, 1950 से पहले अपने भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में वर्क करता था, और ये 1 अक्टूबर 1937 से लेकर के 1950 तक इसी नाम से जाना जाता था। फिर जब 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अपने भारतीय संविधान में किया जा चुका था, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई और यह सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय का मोटो आदर्श वाक्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का मोटो आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन में है यतो धर्मस्ततो जयः, सत्यमेव जयते, न्याय सर्वोपरि है, और या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यतो धर्मस्ततो जयः, वेयर देयर इज राइटियसनेस देयर इज विक्ट्री, यतो धर्मस्ततो। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्या होगा? राज्यपाल की, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अतः इसमें दिए गए ऑप्शनों में से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। आर्टिकल 124 क्लोज 2, अनुच्छेद 124 क्लोज 2 में यह वर्णन किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के, जी, या तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी के भी अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और सील मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। जी, मतलब किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए न्यायाधीशों से सलाह अगर लेना जरूरी समझता है राष्ट्रपति, तो उनसे परामर्श करता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परंतु अगर सीजेआई के अतिरिक्त अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उसके लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श जरूर करेगा उसकी नियुक्ति के लिए। और ये वर्णन है कि कब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो पहला तो 65 वर्ष की उम्र तक ये, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे, या त्याग पत्र दे दे, उससे पूर्व त्याग पत्र दे सकते हैं और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे।
फिर या तो खंड 4 में उपबंधित रीति से इनको हटाया जा सकता है। जी इन पर अगर कोई कदाचार साबित होता है तो इनको खंड 4 में उपबंधित रीति से भी हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए मुख्य न्यायाधीशों को पूर्व से वर्तमान की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जी ये 4 CJI दिए हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश दिए हुए हैं, इनके क्रम से कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है, समय के अनुसार बढ़ते क्रम में। तो ये दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, MV रमन, शरद अरविंद बोबड़े, इनमें से दिए गए चारों में से सबसे पहले कौन थे? ये 45वें CJI थे दीपक मिश्रा। 45th CJI ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट कौन थे? दीपक मिश्रा। फिर इसके बाद ये रंजन गोगोई जो थे वो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और शरद अरविंद बोबड़े जी 47वें थे तथा NV रमन 48वें CJI हैं, जो कि आज भी यही हैं वर्तमान में। NV रमन 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इस तरह से ये सही क्रम ये होगा, C नंबर सही व्यवस्थित क्रम होगा। सबसे पहले D दीपक मिश्रा 45वें, और फिर C रंजन गोगोई ये 46वें, और शरद अरविंद बोबड़े 47वें तथा NV रमन 48वें। इस तरह से सही उत्तर होगा। निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके वेतन के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जी ये इतने पद लिखे हुए हैं, जैसे एक लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके वेतन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इनका सबका वेतन प्रतिमाह कितना है, कितना निर्धारित है वर्तमान समय में। तो हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है? 5 लाख निर्धारित है। सबसे अधिक अपने भारत में वेतन राष्ट्रपति का ही होता है। तो और इसमें खास बात यह है कि इनका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है राष्ट्रपति का। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का वेतन प्रति माह निर्धारित है 1,60,000। कितना निर्धारित है? 1,60,000। और मुख्य न्यायाधीश का है 2,80,000। उपराष्ट्रपति का 4 लाख तथा राज्यपाल का है 3,50,000। इस तरह से हम लोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम यहाँ दिए गए ऑप्शन में देख रहे हैं, तो सबसे कम प्राइम मिनिस्टर का है 1,60,000। तो 1,60,000 कौन सा है? ये प्राइम मिनिस्टर B नंबर। तो B किस में आ रहा है? हम लोग देख रहे हैं इसमें आ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बाद किसका आ रहा है? ये देख रहे हैं 2,80,000 के बाद आ रहा है ये, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का 1,60,000 के बाद किसका आ रहा है? ये 2,80,000 आ रहा है। 2,80,000 है CJI का, मुख्य न्यायाधीश का, अर्थात ये C नंबर। फिर इसके बाद E नंबर है इनका राज्यपाल का। राज्यपाल का कितना मिलता है? 3,50,000। फिर D है उपराष्ट्रपति, और सबसे अधिक वेतन A नंबर राष्ट्रपति को मिलती है। इस तरह से दिए गए ऑप्शनों में D ऑप्शन सही होगा। इसमें से सबसे अधिक वेतन किसको मिलती है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। इस तरह से कथन A है, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण R है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। अब देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं कि A और R दोनों सही हैं। R सही स्पष्टीकरण कर रहा है कथन का, A और R दोनों गलत है, परंतु R जो है रीजन जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। या तो कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। तो इसमें हम लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में, किस अनुच्छेद में? 214 में ये वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि कारण आर सही है। लिखा है भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो।
तो ये कारणार्थ तो सही हो गया अनुच्छेद 214 के अनुसार। लेकिन कथन ए गलत है। कथन ए गलत इसलिए है क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। हमारे भारत में अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जिनका खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे गोवा का खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो मुंबई हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। ठीक इसी तरह से कई राज्य ऐसे अभी शेष हैं। तो इस तरह से ये कथन ए गलत है। कथन ए क्या है? गलत है। और अपने अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इस तरह से इसी के अनुसार, इस 231 के अनुसार कई राज्यों के मतलब मिला के 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट निर्धारित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी, इसका सही उत्तर होगा PN भगवती। जब PIL मुकदमा लाए गए थे तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे।